ओके, रिवीजन क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर उसका रिवीजन शुरू किया था और उसमें कैपेसिटर वाला पार्ट है उसे आगे रिवाइज करना है। तो लेट्स स्टार्ट। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसे डिफाइन किया, फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है उसे डिफाइन किया। ठीक है, फिर पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना होता है उसका फॉर्मूला देखा हमने, और फिर इलेक्ट्रिकल डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फॉर्मूला है ना, के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर। और फिर सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या हो सकता है ये देखा। और पोटेंशियल लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल लाइंस है उनके बारे में, इलेक्ट्रिकल फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जाना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है उसकी वजह से पोटेंशियल के बारे में देखा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो हमें पोटेंशियल एनर्जी देते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, तो एक्सटर्नल फील्ड की एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और उनकी सिस्टम की खुद की भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी यहाँ पे। और डायपोल को एक्सटर्नल अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में लें तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस में पी डॉट ई हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के सारे पॉइंट जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जो स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स है, लेकिन इन सबसे क्वेश्चंस जो है बहुत ही लॉजिकल बनते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन के बारे में पढ़ा। फिर अपन पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स, ये शुरू करना था ना। तो कैपेसिटर क्या होता है कि ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर्स, है ना। कोई दो कंडक्टर्स है, वो अगर किसी इंसुलेटर से सेपरेटेड हैं तो ये क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। या फिर कैपेसिटर एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी चार्ज बॉडी जो होता है उस चार्ज बॉडी या फिर कोई न्यूट्रल बॉडी है उसे हम चार्ज जब देते हैं तो चार्ज देंगे 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 वो होल्ड करेगा। तो कुछ चार्ज दिया, बाद में दूसरा चार्ज देने आएंगे तो जो पहले वाला एग्जिस्टिंग चार्ज है उसका विरोध करेगा, रिपल्शन देगा उसको। तो हम चार्ज देंगे देंगे देंगे, फिर जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे उस बॉडी पे, उस बॉडी का पोटेंशियल इंक्रीज होने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब चार्ज देना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो किसी भी बॉडी की जो चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो उसकी क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। जो कि उसके जो ज्योमेट्री है, उसका बनावट कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उन सब बातों पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर किसी चार्ज बॉडी में जैसे हमने चार्ज दिया है और उसके साथ में अगर हम कोई दूसरा बॉडी और ले आए जिसमें अपोजिट चार्ज स्टोर करें, एक पे तो हम पॉजिटिव करें दूसरे पे नेगेटिव करें, तो क्या होगा, जो पहले वाली एग्जिस्टिंग बॉडी होगी उसका खुद के पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल है, लेकिन जो पास में उसके अगर नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी है तो नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी भी क्या करेगी, उस पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप करेगी। तो ओवरऑल हमारी पहली वाली जो बॉडी होगी उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, तो उससे उसकी चार्ज होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से हम इस तरह की जो ढांचे बनाते हैं, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसमें हम किसी चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है किसी बॉडी की उसको इंक्रीज कराते हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दो प्लेटों को आसपास रखें, एक दो कंडक्टर्स को पास में रखें, तो ये जो स्ट्रक्चर्स होती है कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटर्स कहलाते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर्स को जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज बॉडीज को आपस में पास में रखते हैं ताकि उनकी जो ओवरऑल चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। और कई तरह के कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, कई तरह के कैपेसिटर्स बनते हैं। तो दो डिफरेंट चार्ज बॉडीज को पास में रखने का कारण क्या है, जैसे इसका खुद का V1 इसका V2, तो ये इस पे ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव वाला माइनस कर देगा, पॉजिटिव वाला प्लस कर देगा। तो अपोजिट चार्ज को पास में रखने का जो लॉजिक है वो क्या है, टू डिक्रीज द एग्जिस्टिंग पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट बॉडी सो दैट वी कैन इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ होल्डिंग द चार्ज, या फिर इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द चार्ज, है ना। कैपेसिटेंस बढ़ाने की वजह से करने के लिए हम क्या करते हैं, पास में अपोजिट चार्ज बॉडी को रखते हैं। ठीक है,
और कैपेसिटेंस जो होती है वो ओनली ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं, शेप, साइज और सेपरेशन पर डिपेंड करती है, चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती। और यहाँ पे कैपेसिटेंस को डिफाइन किया जाता है चार्ज अपॉन वोल्टेज से, क्योंकि जो चार्ज होल्ड करेगा वो उस पर पोटेंशियल जितना उसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतना ज़्यादा चार्ज होल्ड करेगा, चार्ज स्टोर होगा। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V, तो Q बराबर क्या आ जाता है, C, V आ जाता है प्रोपोर्शनल साइन हटता है, तो C यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट, जिसको अपन कैपेसिटेंस बोलते हैं। और ये जो कैपेसिटेंस है वो ना तो Q पे डिपेंड करती है ना V पे, ये केवल और केवल शेप, साइज और सेपरेशन के बीच में डिपेंड करती है। और इसके लिए अपन अलग अलग तरह के कैपेसिटर्स देखते हैं, कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं। हाँ, जैसे सर अगर किसी का वोल्टेज ज्यादा है तो कैपेसिटेंस कम होगा, चार्ज भी कम हो जाएगा उस केस में। नहीं देखो, वोल्टेज ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा हो जाएगा, रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा ना। वोल्टेज बढ़ाओगे तो चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, तो चार्ज अपन वोल्टेज, तो रेशियो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। उसी कांस्टेंट को उसकी क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे मत देखो इसको, जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाओगे तभी वोल्टेज बढ़ेगा ना, और वोल्टेज घटाओगे तो चार्ज घटेगा। तो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने से नीचे वाली क्वांटिटी जो है उसके बढ़ाने घटाने से ऊपर वाली क्वांटिटी भी तो घट बढ़ रही है, तो उसका रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो कि क्या है, कैपेसिटेंस है C। तो ये केवल उसके जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ज्योमेट्रिकल, शेप, साइज, सेपरेशन, इन पे डिपेंड करता है। यूनिट हो गई कूलाम पर वोल्ट, इसको एक फैराडे भी बोलते हैं, 1 कूलाम पर वोल्ट को। और 1 कूलाम पर वोल्ट बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी है फैराडे, तो इसे माइक्रो फैराडे या मिली फैराडे में भी मेजर किया जाता है, नैनो फैराडे या पिको फैराडे में भी मेजर करते हैं अपन। नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो पैरेलल प्लेट्स लेते हैं हम, एक नंबर, दो नंबर, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दूसरे की माइनस सिग्मा, एरिया ए, उनके बीच की डिस्टेंस डी, उनके बीच को इलेक्ट्रिकल फील्ड ई है। तो जो आउटर रीजन होगा, मान लो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अपन इस तरह से देखें, एक तो फर्स्ट आउटर रीजन हो गया और एक सेकंड आउटर रीजन यहाँ पे हो गया, ये बीच वाला रीजन हो गया। तो आउटर रीजन में देखें तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इधर देगा, और ये नेगेटिव वाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ये इधर देगा। तो आउटर रीजन पे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा। ये प्लेट ऊपर की ओर देगी, ये प्लेट नीचे की ओर देगी बाहर, तो जीरो दे देगा। लेकिन और यहाँ पे भी जीरो दे देगा और यहाँ पे भी जीरो दे देगा, लेकिन जो बीच वाला रीजन है वहां पे क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों का, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर देगा तो ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर ही देगा। जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर, और जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर होगी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज प्लेट भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर देगी, पॉजिटिव चार्ज प्लेट भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर देगी। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V बराबर होता है ED, E डॉट डी होता है, इंटीग्रेशन करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन E मान लो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में टर्म डॉट जो है, और डॉट प्रोडक्ट हो गया तो कॉस थीटा जीरो ही है, यहाँ पे थीटा जीरो है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में D है, और इंटीग्रेशन D करेंगे तो किसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, D के बराबर हो जाएगी। तो V को क्या लिख सकते हैं, E टाइम्स D लिख सकते हैं। तो V बराबर E टाइम्स D हो गया। E की वैल्यू हो गई QD अपॉन A, Q अपॉन एप्सिलॉन A थी, इंटू D हो गया ये V। अब देखो C अगर निकालना है तो Q में V का डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे इस Q में V का डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन A अपॉन D। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, कोई भी किसी भी तरह का अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, उस स्ट्रक्चर का या उस कॉम्बिनेशन का, कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस निकालने के लिए पहले तो आप उस पर चार्ज निकालो, या नहीं, पहले तो आप उस पर वोल्टेज निकालो और चार्ज में टोटल वोल्टेज का डिवाइड कर दो, तो उसके बाद उससे आपको क्या होगा, कैपेसिटेंस आ जाएगी। देखो अभी इसमें एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D पे डिपेंड कर रहा है, ना तो Q पे ना V पे। एप्सिलॉन नॉट तो क्या हो गया, मीडियम की परमिबिलिटी, और A हो गया एरिया, और D हो गया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो उन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है ये, ना तो Q पे ना V पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया, D 1 मीटर लिया, तो इतना अपने पास कैपेसिटेंस आता है। ओके, और एक फेराडे कैपेसिटेंस अगर क्रिएट करना हो तो उसके लिए कितना एरिया चाहिए होगा, इतना ज़्यादा एरिया चाहिए होगा।
तो बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया चाहिए होगा, है ना, जिसमें प्लेट की लेंथ कितनी 30 किलोमीटर होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए 1 फैराडे बड़ी यूनिट है, इसलिए हम छोटे छोटे यूनिट्स को यूज़ करते हैं। अब इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, डाइइलेक्ट्रिक हो गया कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया, तो डाइइलेक्ट्रिक का जो इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जब नहीं था डाइइलेक्ट्रिक तब तो है ई नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डाइइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो मान लीजिए कोई अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस हो गया, तो उस वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो ओरिजिनल प्लेट्स का है, और जो इंड्यूस है उसकी वजह से माइनस में सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट कुछ हो जाएगा, तो ये नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो है ये कोई प्रोपोर्शनल होगा किसी सिग्मा के, ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल प्लेटों पे जो चार्ज डेंसिटी उसके प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा चार्ज पोलराइज होगा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी सिग्मा के प्रोपोर्शनल होगा। अब कांस्टेंट के इधर आया, लेकिन उस कांस्टेंट के को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो सिग्मा अपॉन के की तरह लिख दिया। ये के कोई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको के जो डाइइलेक्ट्रिक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर डिपेंड करता है, और यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा ली। हालांकि के यहाँ पे लेते के टाइम सिग्मा तो के की वैल्यू 1 से कम होती, लेकिन के को डिवाइड में लिया तो यहाँ पे जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस डाइइलेक्ट्रिक का उसकी वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो पूरा एक्सप्रेशन हम रखते हैं, तो एक्चुअल में क्या हो जाता है कैपेसिटेंस के लिए एप्सिलॉन नॉट के साथ के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो भी मीडियम है अंदर उस मीडियम का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे हमारी कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ गई यहाँ पे। तो डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 रहेगी, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ स्पेस, और के की डायमेंशन होगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन नहीं, और के की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप इसको देख लेना, ससेप्टिबिलिटी और ये सब चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर मान लो अलग अलग प्लेट्स हो तो उस केस में क्या करें। मान लो थोड़ी दूर के लिए, तो जैसे ये क्वेश्चन है कि एक स्लेब है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के और सेम एरिया प्लेट का, और थिकनेस है 3/4d, वेयर d इज द सेपरेशन ऑफ द कैपेसिटेंस। देखो 3d/4 में तो k है, डाइलेक्ट्रिक है, और d5/4 में k नहीं है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, ई नॉट मान लो कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है ई नॉट, तो ई नॉट इंटू d/4 तक तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और ई नॉट बाई के इंटू 3d/4 ये डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो दोनों को जोड़ के हमारे पास नेट v की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई, तो वही सेम प्रोसेस Q नॉट अपॉन v करोगे, तो v की जब वैल्यू रख दोगे Q नॉट में, तो Q नॉट और v तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और स्टार्टिंग में मान लो कोई ओरिजिनली C नॉट रहा हो तो C नॉट के टर्म्स में वैल्यू आ जाएगी। तो मेन ये मेथड रहता है, ये वाला, ये ध्यान में रखना, ठीक है। आपको कितनी भी प्लेटें अंदर दी हुई हो, K1 K2 K3, उन सब में यही लगेगा, ठीक है, ये मेथड ही लगेगा कि भाई ई नॉट अपॉन K1 है 3/4d है, मान लो ई नॉट अपॉन K2 हो जाता d/4 तक। सर ये नोट अपॉन क्या हुआ, ये बताने वाला है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, जो नया इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो क्या हो जाता है, ई नॉट अपॉन के हो जाता है। जो उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर होगा ना इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो कितना हो जाता है, ई नॉट अपॉन में के हो जाता है। पहले स्टार्टिंग में मान लो डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो वहां पे ई नॉट था, डाइलेक्ट्रिक आने से क्या हो जाता है, ई नॉट अपॉन के हो जाता है, ठीक है। तो उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन के टाइम्स जो डाइलेक्ट्रिक की लेंथ है कितनी 3d/4, और ये तो वैक्यूम वाला पार्ट है d/4, और इससे K1 K2 K3 ऐसे कितने अपन स्लैब्स डाल दें, तो इंडिविजुअल स्लैब्स का पोटेंशियल डिफरेंस लेते रहेंगे और उनको ऐड करते जाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो कितनी भी प्लेट्स हो, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इस सिंपल फंडामेंटल से सॉल्व किया जाता है। ओके, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है, और कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट वो उनके इनवर्स एडिशन के बराबर होती है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, 1/c बराबर क्या हो जाता है, 1/c1 प्लस 1/c2 ऐसे। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में, पैरेलल अगर प्लेट्स हो तो पोटेंशियल सेम रहता है, लेकिन जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट रहते हैं,
ठीक है, और कैपेसिटेंस जुड़ जाती है C1 प्लस C2 C3 ऐसे जुड़ जाती है। ओके, ये क्वेश्चंस इस तरह से रहते हैं, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो ये तीनों तो सीरीज, और ये तीनों सीरीज का इक्विवेलेंट आएगा तो इसके साथ पैरेलल में जोड़ दोगे। ठीक है, और हर एक पे चार्ज निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, हर एक पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के Q बराबर CV करके चार्ज निकाल सकते हो। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अंदर कोई एनर्जी स्टोर्ड जो होगी वो कितनी होगी, तो इसके लिए वैसे सीधा ही फॉर्मूला है Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये डेरिवेशन देख लेना आप, V इंटू डेल्टा Q। मान लो कोई DQ चार्ज दिया जब पोटेंशियल V था, तो उसमें वर्क डन कितना लगेगा, DQ इंटू V, और V को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C, तो Q डेल्टा Q अपॉन C, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो Q का इंटीग्रेशन DQ के साथ होगा तो Q स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, तो W कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C आ जाएगा। ठीक है, तो W बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C, और इसको अलग अलग फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर हाफ QV, इनमें भी चेंज किया जा सकता है, या फिर इसमें भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे Q को A इंटू सिग्मा रख दो और C को एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D रख दो, तो यहाँ से हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD आएगा, AD हो गया वॉल्यूम, तो इसका U में डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आ जाएगी। इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्रेजेंस की वजह से जो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी का जो डेंसिटी है, मतलब एनर्जी जो स्टोर्ड है उस मीडियम में, उसकी वैल्यू आ जाती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैसे पॉइंट रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ये क्वांटिटी, जो कि आगे की क्लासों में काफ़ी ज़्यादा पढ़ी जाती है। अगर चार्ज के बारे में अपन को और ज़्यादा पढ़ना है तो इस इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी को अपन काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन है सेम, तो Q बराबर C, और सिंपल फंडामेंटल्स यूज करके आप इस न्यूमेरिकल को देख लेना। यस सर। और ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो कैपेसिटर्स इतना मुश्किल नहीं है। जो कंडक्टर्स है ना, कंडक्टर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना, कंडक्टर्स का प्रति चार्ज का बिहेवियर, उसके जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ध्यान में रखते हैं। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसका भी कॉम्बिनेशन कंबाइंड टेस्ट ले लें आज ही, यस सर, शाम को आज टेस्ट ले लेंगे इसका। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट ले लूंगा मैं शाम को। आज कितने बजे, 5 बजे, 8-9 बजे नहीं, 5:30 बजे लूंगा आज। 5:30 पे कंबाइंड टेस्ट रहेगा इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो अब शाम तक इसको रिमेनिंग पार्ट जो है वो भी तैयार कर लो। ओके, चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं।